जब सफ़ें दुरुस्त हो चुकी तब सुल्तान के कहने पर पूरे लश्कर ने एक साथ खुदावंद कुद्दूस की किबरियाई की तकबीरें बुलंद की। इसके बाद शहाबुद्दीन को सबक सिखाने के लिए सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी ने खुद हमलावर होने की इब्तदा की। तकबीरें बुलंद करने के बाद सुल्तान ने अपने काम की इब्तदा की। फिर वो बागी लश्कर पर बहर शहर नगर में इंतकामी नफरतों की आग खड़ी करते किस्मतों के हर्फ खां और वक्त की तारीख के औराक में जुर्रतमंदी की खूनी चकियां चला देने वाले सरकशो बेजंजीर जज्बों की तरह हमलावर हो गया। सुल्तान के हमलावर होने के साथ ही अरसलान और बदरान ने भी तकबीरें बुलंद की। फिर वो भी दोनों अपने हिस्से के लश्कर के साथ दुश्मन के बाएं पहलू पर हयात की मशलों को बुझाते बेसरो सामानी के दरिया खड़े करके राशा तारी करते कज़ा के करबे दवाम बस्तियों को मिटाने और साहिलों तक को बेनिशान कर देने वाली मौत की गूंजती चाप की तरह टूट पड़े थे। साथ ही क़य्यमुद्दौला और बरसिक भी हरकत में आए और वो शहाबुद्दीन के लश्कर के बाएं पहलू पर ख्वाबों को सराबों, शादाब मनाजिर को मजबूरी के हियोलों और बक़ाए जान के कफे दोस्ती को जहर बखेरते फितरत के मनफी अमल की तरह हमला आवर हो गए थे। शहाबुद्दीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि सुल्तान के अलावा दाएं बाएं से अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक के हमलों को रोके, लेकिन सुल्तान और उसके सिपहसालारों के हमले ऐसे जोरदार थे कि उन्हें रोकना ऐसे ही था जैसे तुग़यानी पर आए हुए सागर के सामने रेत का बंद बांधने की कोशिश की जाए। सुल्तान और उसके लश्करी बड़ी तेजी के साथ रज़्मगाह को जहन्नुम का परताव बनाते जा रहे थे। शीशाए जान सागरे रूह को रेजा रेजा करने की इब्तदा कर चुके थे। दोनों लश्करियों के टकराने से ऐसे लगता था जैसे जमीन की कोख खून के तूफानों की जद में आ गई हो, या मैदानों का जेवर टूटी कहानियों और बिखरे किस्सों में तब्दील होना शुरू हो गया। बड़ी तेजी के साथ सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी, अरसलान, क़य्यमुद्दौला, बदरान और बरसिक ने बागी शहाबुद्दीन के लश्कर की तंजीम, तज़ीन और ज़ब्त और रब्त के सारे बंधन तोड़ने शुरू कर दिए थे और उसके लश्कर की सफ़ों में खून का ना खत्म होने वाला खेल शुरू कर दिया था। शुरू में शहाबुद्दीन और उसके लश्करी बड़े बढ़ चढ़ कर हमलावर होना शुरू हुए थे, लेकिन जिस वक्त उन्होंने देखा कि मलिक शाह सुल्जूकी और उसके सालारों की तरफ से उस पर ऐसा दबाव पड़ रहा है जिसे रोकना उनके बस की बात नहीं रही, तब उनकी हालत खौफ के जलते दश्त में वहशतों की चादर ओढ़े अनासिर और पिस्ते सितम रसीदा लोगों से भी बदतर होना शुरू हो गई थी। फिर शहाबुद्दीन ने जब देखा कि सुल्तान और उसके सालारों के हमलों को रोकना उसके बस की बात नहीं रही, तो वो पसपा हुआ और तिरमज शहर में महसूर हो गया। सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर के साथ बड़ी सख्ती से शहर का मुहासरा कर लिया। तिरमज एक कदीम शहर था और इसकी फसीलें बड़ी पुख्ता और मजबूत और मुस्तहकम थीं। शहाबुद्दीन का ख्याल था कि मुहासरा जब तूल पकड़ेगा तो सुल्तान मलिक शाह सुल्जूकी मुहासरे की तवालत से तंग आकर वापस निशापुर की तरफ चला जाएगा, लेकिन सुल्तान ने बड़ी शिद्दत, बड़ी सख्ती के साथ मुहासरा किया। ना किसी को किले से निकलकर बाहर जाने की इजाजत दी, ना बाहर से कोई शय किले के अंदर जाने थी, जिसका नतीजा ये निकला कि दिन ब दिन तिरमज शहर के लोगों में मायूसी और शहाबुद्दीन से मुताल्लिक बदगुमानियां फैलने लगी थी। शहाबुद्दीन और उसके लश्कर ने जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता शहर के मकीन भी उसके खिलाफ होते जा रहे हैं और एक ना एक रोज वो लम्हा भी आ सकता है कि शहर के लोग उनके खिलाफ खुली बगावत कर सकते हैं, इस सूरत हाल से बचने के लिए शहाबुद्दीन और उसके लश्करियों के पास इसके सिवा कोई चारा न था कि हथियार डाल दें और सुल्तान से अपने किए की मुआफी मांगे। इस मकसद के लिए अपने कुछ सफीर शहाबुद्दीन ने सुल्तान की तरफ रवाना किए और सुल्तान से इल्तमास की कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर मुआफी मांगना चाहता है। सुल्तान ने बड़ी फराखदिली का मुजाहिरा किया और शहाबुद्दीन को मिलने और मुलाकात का मौका फराहम कर दिया। ये इजाजत मिलने के बाद अपने चंद मुहाफिजों के साथ शहाबुद्दीन शहर से निकलकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ। जिस वक्त उसे सुल्तान के सामने लाया गया, सबने देखा वो जख्म खुर्दा जबान, कत्लगाहों के मकरूज मैदान जैसा चुप, फजाओं के मातम में कई शाखों के किस्सों जैसा वीरान और रेजा रेजा होते रेत के घरौंदों में हवाओं के नाहों जैसा अफसरदा था। सुल्तान कुछ देर बड़े गौर से उसकी तरफ देखता रहा, फिर तंजिया अंदाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, तेरी उम्र की कुल कमाई ये बगावत है जो तूने मेरे खिलाफ कर दी। तू क्यों ख्वाहिशों की शहनाई के ताक़ुब में भागता रहा? तूने मेरी इज्जत, अपनी रुसवाई की भी कोई परवाह न की। मैंने समरकंद का वाली तुम्हें इसलिए बनाया था कि शिमाल की तरफ से अगर कोई दुश्मन हमलावर हो तो तुम उनके सामने फसील बनकर रहो, लेकिन तूने मुस्लिम तहजीब का दिल पारा पारा, इल्म सकाफत के गहवारे को रेजा रेजा करके रख दिया। मैंने तुझे समरकंद में इफ़्फ़तों के आंचलों का अमीन और मजराम खेज शरा में मोहब्बत की फसीलें खड़ी करने के लिए यहाँ का वाली मुकर्रर किया था, लेकिन तूने सल्तनत के तक़द्दुस और ख्वाबों की असमत तक का कोई ख्याल न किया।
तूने जिंदगी की हलावतों और रफाकतों की अमीन चेहरों को पामाल करके रख दिया। तू जानता है निशापुर में मुझे अरसलान की सख्त जरूरत थी। जहां कहीं भी मुहिम दरपेश होती थी, ये आड़े वक्त पर हर टेढ़े काम को सीधा करने की हिम्मत और जुर्रत रखता है। मगर मैंने तेरे कहने पर, तेरी फरमाइश पर इसे तुम्हारे पास निशापुर से समरकंद भेजा, इस ख्वाहिश के साथ कि तेरे मातहत जो लश्कर यहाँ काम करता है ये इनकी बेहतरीन तरबियत कर लेगा, और शिमाल की तरफ से अगर कोई वहशी गिरोह मुसलमानों के इन इलाकों पर हमलावर होता है तो तेरे साथ मिलकर अरसलान मुसलमानों के शहरों और बस्तियों का खूब तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन तूने इसका क्या सिला दिया? तू खुद अरसलान के खून का प्यासा बन गया, इसकी जिंदगी और मेहनत का दुश्मन हुआ, इसके लिए दारो रसन की दास्तानें खड़ी की। क्यों? सुल्तान लम्हे भर के लिए रुका, दोबारा बड़ी कहरमानियत में शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन, तू सारे रिश्तों को फरामोश करके मशीयत के रास्तों से भटक कर सल्तनत में अमराज पैदा करने की कोशिश करने लगा। मुहीब तागूती कुव्वतों की जद में आकर तूने नफरतों के तूफानों और अनाद की आग भरे अफसोसनाक अबवाब खड़े करने शुरू कर दिए। देख, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, तूने सबसे ज्यादा जुल्म जबर अरसलान के साथ किया है, इसके अहले खाना का खात्मा किया है, लिहाजा तेरा मामला मैं इसी के सपुर्द करता हूँ। जो फैसला ये तुम्हारे मुताल्लिक करेगा मेरे लिए आखिरी होगा। फिर अरसलान की तरफ देखते हुए सुल्तान कहने लगा, अरसलान मेरे बेटे, शहाबुद्दीन का मामला मैं तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, करो इसका क्या फैसला करते हो। अरसलान बड़े गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखने लगा। शहाबुद्दीन की आंखों में उस लम्हे आजिज़ी और दूर तक माजरत तलबी की परछाइयां थी। थोड़ी देर तक अरसलान उसे घूरने के अंदाज में देखता रहा, फिर सुल्तान की तरफ मुड़ते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, वक्त की फरहंग में नफरतों के रंग भरना बड़ा आसान है, लेकिन हवस की ख्वाहिश और नफ्स की मलामतों से भरे दिल की प्यासी जमीन में मोहब्बत की दास्तान रकम करना बड़ा मुश्किल और महाल है। गो इस शहाबुद्दीन ने जुल्मतों की छांव तले मेरी जीस्त के मरकज़ महवर को तोड़ा, मेरे अहले खाना का खातिमा करके इसने मेरी जिंदगी को जंग आलूद आईने और डूबते सूरज के मनाजिर से भी बदतर बनाए रखा। लेकिन मैं इसके सारे मजालिम, इसकी सारी कुदूरतों को पसे पुष्ट डालते हुए सुल्तान मोहतरम इसे माफ करता हूँ। अरसलान के इन अल्फाज पर शहाबुद्दीन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई, जबकि सुल्तान कुछ देर तक अजीब से अंदाज में अरसलान की तरफ देखता रहा। फिर तंबी भरी आवाज में वो शहाबुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, शहाबुद्दीन, ये अरसलान की फराख दिली है कि तुम्हारे मजालिम, तुम्हारी दुश्मनी को फरामोश करते हुए ये तुम्हें माफ कर चुका है, और इंतहाई फराख दिली का मुजाहिरा करते हुए इसका तुम्हें माफ कर देना तुम्हारे लिए इबरत खेजी और दर्स आमेजी का बाइस बनना चाहिए। शहाबुद्दीन, तुम्हारा जुर्म यकीनन नाकाबिले माफी था, मेरी निगाहों में तुम गर्दन ज़दनी थे, लेकिन तुम्हारे माफी मांगने के अंदाज और फिर अरसलान के तुम्हें माफ कर देने के बायस मैं तुम्हें समरकंद की इमारत पर बहाल रखता हूँ, और साथ ही तुम्हें तंबीह भी करता हूँ कि आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बड़ा इबरत खेज होकर रह जाएगा। याद रखना, जो लोग अपनी धरती पर अंधेरा फैलाते हैं जिंदगी के उफक पर दुख का आसेब बन जाते हैं। जो लोग अपनी मिल्लत सुबह काजिब के धुंधलकों में तन्हा चमकने वाले सितारे की रोशनी में रस घोलते हैं, वो लोग जो अपनी कौम की शादमान गली कूचों में दर्द के बिस्तर खोलते हैं और अपने मासूम लोगों के माहौल में मिजाज खाक से ना आशना मौसमों की तरह जबान पर झूठ के जायकों के रंग सजाते हैं, वो एक तरह से मिल्लत की शोला फशा आंखों को बेनूर करते हैं, अखुवत के चांद को गहनाते हैं, अपने वतन की हवाओं को सम आलूदा करते हैं और अपनी धरती पर बंजरपन के सिसकते ख्वाब सजाते हैं। शहाबुद्दीन, आज जो हम सितारे रहबरी बनकर जिस किस्म की रहनुमाई लोगों की करेंगे वही हमारी नई नस्लों का विरसा होगा। अगर हम जुल्म शब के बानी बनकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए जुल्म जहालत के दर खोलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमारा नाम लेकर हम पर थूकेंगी, हम पर लानत भेजेंगी, और अगर हम खैर आशती के तालिब बनकर इंसाफ, मोहब्बत, नेकी और सच्चाई की विरासत अपने पीछे छोड़ेंगे तो याद रखना हमारी आने वाली नस्लें अपनी तारीख के औराक में हमारे नाम सुनहरी हुरूफ से फखरिया अंदाज में लिखेंगी। शहाबुद्दीन, तुमने बगावत खड़ी करके कभी फेल का इर्तिकाब किया है, अरसलान भी तुम्हें माफ कर चुका है, मैं भी तुम्हें माफ करते हुए समरकंद की इमारत पर बहाल कर चुका हूँ, मगर याद रखना इस सराय खाना दुनिया में कबूलियत की सातें रोज रोज नहीं मिलती। बेलिहाजी से भरी इस दुनिया के ताल्लुक के घने जंगल में ख्वाबों की अच्छी ताबीरें बार बार नसीब नहीं होती। जो मौका तुम्हें मिला है इससे फायदा उठाना और आइंदा किसी के कहने पर या अपने जमीर के बहकावे पर भटकने की कोशिश न करना। अब तुम जाओ, समरकंद की तरफ कूच करने की तैयारी करो। इसके साथ ही शहाबुद्दीन वहां से हट गया। थोड़ी देर बाद वो अपने लश्कर के साथ समरकंद की तरफ कूच कर गया, जबकि सुल्तान ने अपने लश्करियों को सस्ताने का मौका फराहम करने के लिए और जंग में जख्मी होने वालों की देखभाल के लिए तिरमज शहर से बाहर ही पड़ाव कर लिया था।
ترمز شہر کے نواح میں پڑاؤ کے دوران سلطان کی خدمت میں مختلف سمتوں سے اس کے مخبر حاضر ہوئے، جنہوں نے سلطان کی سلطنت کے اطراف میں نمودار ہونے والی تبدیلیوں سے سلطان کو آگاہ کیا۔ پہلی خبر دیار بکر سے متعلق تھی، جہاں ایک شخص ابن مروان حکمران تھا۔ یہ شخص حلب کے حکمران مسلم بن قریش کا امزاد تھا۔ اس سے متعلق سلطان کو اطلاع دی گئی کہ یہ حکمران آپ کی رعایا پر ظلم کرنے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے خلاف بھی ساز باز کرنے میں مصروف ہے، اپنے لوگوں سے خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک بہتر نہیں، اور آمد کے نصرانی حکمران کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اسی کے ساتھ مل کر وہ اسلامی سلطنت کے خلاف ساز باز کرنے پر تلا ہوا ہے۔ دوسری خبر جو مخبروں نے دی وہ بغداد سے متعلق تھی۔ بغداد میں سلطان کے وزیر اور مشیر اعلیٰ نظام الملک طوسی کا داماد ابو منصور خلیفہ بغداد کا وزیر تھا۔ سلطان کو اس کے مخبروں نے ترمز شہر کے باہر بھی یہ اطلاع دی کہ خلیفہ بغداد نے ابو منصور کو وزارت سے معزول کر دیا ہے۔ کبھی ابو منصور کا باپ ابو نصر محمد بھی خلیفہ بغداد کا وزیر ہوا کرتا تھا، لیکن اسے بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں سننے کے بعد سلطان نے اپنے سارے سالاروں کو طلب کر لیا۔ جب سارے سالار اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تب انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے وہ ساری تفصیل انہیں بتا دی جو تھوڑی دیر قبل مخبروں نے اسے دی تھی۔ سارے حالات اپنے سالاروں کو بتانے کے بعد سلطان نے کوئی فیصلہ کیا، پھر وہ ان سب کو مخاطب کر کے دوبارہ کہہ رہا تھا، عزیزان من، لشکر تھوڑی دیر تک یہاں سے پڑاؤ ختم کر کے کوچ کرے گا۔ میں اسی حصے کے ساتھ جس نے جنگ میں میری کمانداری میں کام کیا ہے اصفہان کا رخ کروں گا۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں کچھ تیز رفتار قاصد بغداد کی طرف روانہ کرتا ہوں اور نظام الملک طوسی کے داماد ابو منصور کی طرف پیغام بھجواتا ہوں کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اصفہان پہنچ جائے۔ قیم الدولہ بھی میرے ساتھ جائے گا، اور جو لشکر اس جنگ میں اس کے ماتحت کام کرتا رہا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ گویا لشکر کے دو حصوں کو لے کر میں اور قیم الدولہ اصفہان کا رخ کر جائیں گے۔ ارسلان میرے بیٹے، اس کے بعد ساری ذمہ داری تم پر پڑتی ہے۔ تم برسق اور بدران کے ساتھ لشکر کے دوسرے حصوں کو لے کر نیشا پور کی طرف چلے جانا۔ حالات پر کڑی نگاہ رکھنا، وہاں پہلے سے نظام الملک طوسی موجود ہے اور میری غیر موجودگی میں وہ سلطنت کے کام کو احسن طریقے سے چلاتا رہے گا۔ اس سلسلے میں اسے اگر تمہاری طرف سے مدد کی ضرورت ہو تو فی الفور اس کی مدد کرنا۔ اس فیصلے کے بعد سلطان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اور قیم الدولہ دونوں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اصفہان کا رخ کر رہے تھے، جبکہ ارسلان لشکر کے باقی دو حصوں کو لے کر برسق اور بدران کے ساتھ نیشا پور کا رخ کر رہا تھا۔ ارسلان اپنے گھوڑے کی باگ تھامے اپنی حویلی میں داخل ہوا۔ حویلی کا صدر دروازہ ان محافظوں میں سے ایک نے کھولا تھا جو سلطان کی طرف سے عقیموت اور اس کے اہل خانہ کی حفاظت پر مامور تھے۔ گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان استبل کی طرف گیا، اور اس استبل میں داخل ہوتے ہی وہ دنگ رہ گیا، اس لیے کہ استبل میں جو عقیموت کے دو گھوڑے پہلے سے بندھے ہوئے تھے، حسین و پرجمال زوبا ان کے آگے چارہ ڈال رہی تھی۔ اس نے جب اپنے گھوڑے کی باگ تھامے ارسلان کو استبل میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ چونکی، کام چھوڑ کر ارسلان کی طرف مڑی۔ انتہائی مٹھاس اور شیرینی بھری آواز میں اس نے ارسلان کو سلام کیا۔ ارسلان آگے بڑھ کر اپنے گھوڑے کو کھونٹے سے باندھنا چاہتا تھا کہ زوبا نے پھر ارسلان کو مخاطب کیا، امیر ارسلان، اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ اپنے گھوڑے کی باگ مجھے دے دیں، میں اسے باندھتی ہوں، اس کے چارے پانی کا اہتمام کرتی ہوں۔ زین کے ساتھ جو آپ کی خرجین لٹکی ہوئی ہے اسے لے کر آپ اپنے کمرے کی طرف چلے جائیں، میں اس کی زین بھی اتار دیتی ہوں۔ جب تک زوبا بولتی رہی ارسلان بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو کسی قدر مسکراتے ہوئے وہ کہنے لگا، تم جیسی نازک لڑکی یہ سارے کام کرے گی؟ جواب میں زوبا کے لبوں پر توبہ شکن مسکراہٹ نمودار ہوئی، پھر کھلکھلاتی سی آواز میں وہ کہنے لگی، امیر ارسلان، میں اتنی نازک نہیں ہوں جتنی آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ایک عمدہ گھڑ سوار ہوں، تلوار اور تیغزنی کے فن میں یکتا نہ سہی لیکن ماہر ضرور ہوں۔ امیر یوں جانے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا میرے سب سے پسندیدہ مشاغل میں سے ہے، اور مجھے امید ہے میری اس پیشکش کو آپ ٹھکرائیں گے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی زوبا نے ہاتھ آگے بڑھا کر جب ارسلان سے اس کے گھوڑے کی باگ لینا چاہی تو ارسلان نے کوئی مزاحمت نہ کی، چپ چاپ گھوڑے کی باگ اسے تھما دی۔ زوبا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، دوبارہ کھلکھلاتی آواز میں کہنے لگی، امیر آپ کا شکریہ۔ زوبا نے گھوڑے کی باگ لے لی، پہلے اس نے گھوڑے کی گردن تھپ تھپائی۔ ارسلان ابھی تک وہیں کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہنے لگا، تم اس کا دہانہ اتارو، اس کو کھونٹے سے باندھو، اس کے دانے پانی کا اہتمام کرو، میں اتنی دیر تک زین اتارتا ہوں۔ زوبا لپک کر زین کی طرف آئی، زین کا تنگ اس نے پکڑ لیا اور کہنے لگی، نہیں امیر، اس کی زین بھی میں ہی اتاروں گی۔
मैंने कहा ना, जीन के साथ लटकती हुई खिरजीन आप उतार लीजिए। ये दोनों घोड़े जो हमारे हैं इस वक्त अस्तबल में बंधे हुए हैं। हम घर के जो 4 अफराद हैं, ये दोनों घोड़े सबसे ज्यादा मुझसे मानूस हैं, इसलिए कि मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह वो दोनों घोड़े मुझसे मानूस हैं, इसी तरह इस हवेली में रहते हुए आपका घोड़ा भी मुझसे मानूस रहे। याद रखिएगा, घर में जब कोई खतरा होता है तो अपनी मखसूस आवाजें निकालते हुए घोड़े अपने मालिकों को मुत्तला करने के लिए जरूर कोई ना कोई हरकत करते हैं। इसी बिना पर मैं इनकी खूब देखभाल करती हूँ ताकि ये मुझसे मानूस रहें, और अगर घर में कोई खतरा हो तो कोई ना कोई इशारा जरूर दें। अरसलान मुस्कुरा दिया, कहने लगा, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारे अंदाज से लगता है कि तुम एक इंतहाई अक्लमंद और जीरक लड़की हो। जोबा खिलखिला के हंस दी, कहने लगी, अमीर, ये तो आप कह रहे हैं, वरना मेरे घर के सारे अफराद तो मुझे अहमक और बेवकूफ ही ख्याल करते हैं। लोग इस बात को तो तस्लीम करते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत और हसीन हूँ, लेकिन मेरे घर वाले तो मेरे इस हुस्न और खूबसूरती को भी अपने लिए वबाले जान ख्याल करते हैं, और ऐसा कहने में वो हक बजानिब हैं, इसलिए कि मेरी जात ही उनके लिए दरबदर की ठोकरें खाने का बायस बनी। लेकिन इन ठोकरों का हमें एक फायदा भी हुआ। यहाँ निशापुर में आके इस्लाम कबूल कर लिया, और मैं समझती हूँ कि यहाँ हम अब महफूज और मामून हैं। जोबा खामोश हो गई और बड़े गौर से अरसलान की तरफ देखने लगी थी। अरसलान जब चुपचाप अपने घोड़े की जीन से बंधी हुई खिरजीन उतार रहा था तो जोबा ने फिर उसे मुखातिब किया, आपने मेरे इस इंकिशाफ पर किसी तजस्सुस का इजहार नहीं किया कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है? अरसलान ने हल्का सा कहकहा लगाया, जोबा, मैंने गलत नहीं कहा था कि तुम एक इंतहाई जीरक और अक्लमंद लड़की हो। मैं जानता था तुम मुझसे ऐसा ही सवाल करोगी, लेकिन शहर में दाखिल होने के बाद मोहतरम निजामुल मुल्क तूसी मुझे आप लोगों के मुतालिक बता चुके हैं कि आप लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बहरहाल मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अचानक अरसलान को अपने पुश्त की जानिब से आवाज सुनाई थी, बेटे, आप भी इस मुबारकबाद के हकदार हैं। चौंकते हुए अरसलान ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अखीमूत, उसकी बीवी सुफैना और दूसरी बेटी गरियाद खड़े हुए थे। गरियाद ने अरसलान को मुखातिब किया, भाई, आप किस वक्त आए? अभी अभी आया हूँ मेरी बहन, और मेरे आने पर जोबा अस्तबल में दोनों घोड़ों की देखभाल कर रही थी। मेरे घोड़े की बाग भी इसने ले ली। कहने लगी, मुझे घोड़ों की देखभाल करने का बड़ा शौक है, और इसने ये पेशकश भी की है कि मेरे घोड़े को अपने साथ मानूस करना चाहती है, लिहाजा मैंने इसे बाग थमा दी। गरियाद मुस्कुरा दी और कहने लगी, भाई, इसे ये काम करने का शौक नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि जुनून है। बहरहाल ये एक अच्छी लड़की है और अपने आप को फारिग नहीं रहने देती, किसी न किसी काम में लगी रहती है। एक उचटती हुई निगाह अरसलान ने जोबाह पर डाली, जो घोड़े को बांधकर फारिग हो चुकी थी, और घोड़े के मुंह से उसने दहाना भी उतार दिया था। फिर गरियाद की तरफ देखते हुए वो कहने लगा, जहां तक मैंने जोबा का जायजा लिया है, ये एक इंतहाई अक्लमंद और जीरक लड़की है। इसके अलावा गरियाद ने एक कहकहा लगाया और कहने लगी, भाई, इसके अलावा कुछ नहीं, हम तो इसे अहमक और बेवकूफ़ी ख्याल करते हैं। एहतजाजी से अंदाज में अरसलान ने गरियाद की तरफ देखा, फिर कहने लगा, नहीं, किसी की शख्सियत को यूं पामाल नहीं किया जाना चाहिए, और जोबा से मुताल्लिक मेरा अंदाजा गलत नहीं है। जोबा ने इतनी देर तक घोड़े के सामने पानी रख दिया था। घोड़ा जब पानी पीकर फारिग हुआ तो उसके आगे चारा भी डाल दिया था। इस बार अरसलान को मुखातिब करते हुए अखीमूद कहने लगा, बेटे, घोड़े की देखभाल तो हो चुकी, मेरे ख्याल में अब अंदर चलकर बैठते हैं। मैंने भी एक मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है। फिर हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ सब हो लिए। जोबा भी उनके साथ थी। सब उन 2 कमरों में से एक में आकर बैठ गए जो अरसलान के तसर्रुफ में थे, जिनमें से एक नशिस्तगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। जब सब वहां बैठ गए तो अखीमूत ने अरसलान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अरसलान मेरे बेटे, जिन हालात में तुम समरकंद से निशापुर की तरफ भागे वो इंतहाई कसमपुरसी की हालत में थे। मैं पहले खुलकर इस मौजू पर तुमसे गुफ्तगू नहीं कर सका, इसलिए कि तुम सिर्फ 1.5 दिन ही हवेली में रहे। इसके बाद समरकंद की तरफ कूच कर गए। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बाग की आमदनी का कुछ मैंने हिसाब किया हुआ है। मैं चाहता हूँ इसमें जो रकम बनती है इसके 2 हिस्से आप ले लें, एक हमें दे दें, हम इससे गुजर बसर कर लेंगे। लम्हे भर के लिए अरसलान ने बड़ी तेज निगाहों से अखीमूद की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मोहतरम अखीमूद, आप मेरी जात का गलत अंदाजा लगा रहे हैं। अगर मेरे माँ बाप, बहन भाई मेरे साथ होते तो मैं बाग की आमदनी में से ज्यादा आधा हिस्सा आपसे कबूल कर लेता। अब जबकि मेरा कोई आगे पीछे है नहीं, अकेली जान है, तो मुझे आपकी तरफ से किसी रकम की जरूरत नहीं है। निशापुर में दाखिल होने के बाद सुल्तान की तरफ से मुझे अच्छी खासी रकम मिल गई थी, और फिर आइंदा जो जंगें होंगी उनमें भी मुझे खासी रकूम मिलती रहेंगी। लिहाजा बाग की आमदनी में से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आइंदा जंगों में जो कुछ मेरे हिस्से आया
اس میں آپ بھی حصے دار ہوں گے۔ میں باغ کی ساری آمدنی آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ بالکل بے فکر رہیں، کوئی آپ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔